धन्यवाद। उम्मीदवार जी, बाड़मेर जैसलमेर की जनता की आवाज़ आपके साथ डटी रही। आपके जो चुनाव प्रचार प्रसार में देखा गया, बड़ी-बड़ी रैलियाँ, जनसभाएँ हुई, लोगों का हुजूम उमड़ा था। कैसे हुआ ये सब? बिल्कुल बाड़मेर जैसलमेर के लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति रुझान था जी। और जो 10 साल बीजेपी के कार्यकाल के थे वो निराशाजनक थे जनता के लिए और विशेषकर युवाओं के अंदर रोष था कि हुँ, जो मोदी जी ने वादा किया था कि करोड़ों की संख्या में हुँ, नौकरी देंगे, हुँ। लेकिन नौकरियों का कोई अता पता नहीं। जी, निजीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। जी। जो बड़े उद्योग थे वो और बड़े होते गए हुँ, और सिर्फ बड़े उद्योगों को ही फ़ायदा हुआ हुँ, और रोज़गार के ऊपर कोई युवाओं के लिए विशेष योजना नहीं लेके आए। हुँ, और सबसे ज़्यादा रोष तो उस समय हुआ युवाओं को कि जब फौज आर्मी के अंदर हुँ। अग्निवीर की जो भर्ती स्कीम, लेके जी। स्कीम लेके आए, हुँ, उससे युवा बहुत नाराज़ हुए हुँ, और किसानों के लिए भी कुछ खास किया नहीं। जो भाषणों में कहते थे, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क था। हुँ, इसलिए पूरे देश के अंदर बीजेपी के प्रति निराशा थी लोगों में हुँ। और विशेषकर जो संविधान बदलने की बात की, वो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जी। उन्होंने अपनी पे ले लिया और कि बीजेपी को सबक सिखाना है, तो सिखाया हुँ, और बिल्कुल पूर्ण बहुमत नहीं आने हुँ। दिया और जी। विपक्ष को मजबूत किया। उम्मीदवार जी, लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस में लाना सफल हो गया। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा निहाल हो गए क्योंकि जीत बढ़िया दर्ज की है। देखिए, ये तो सभी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ। कांग्रेस हुँ, पार्टी एक संगठित पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है जी। और सब मिलके चुनाव लड़ा, सबने अच्छी मेहनत की, हुँ। तभी ये मुकाम हासिल हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आपके क्षेत्र में एक बात जो सबसे ज्यादा देखी गई वो था जातिवाद। जातिवाद हावी रहा, चरम पर पहुंचा और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हुई। अब आप सांसद बन गए हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप लोकसभा में करेंगे। ये जो जातिवाद जो गहरा गई आपके क्षेत्र में, कैसे कम करेंगे? हमेशा हमने यही प्रयास किया कि तार का भाईचारा अपना जो बनी रहे हुँ, और हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए और जी। पूरे कैंपेन के दौरान इस चीज़ को बार-बार दोहरा रहे थे। हुँ, लेकिन विपक्ष के लोगों ने अपना निजी फ़ायदा उठाने के लिए जो राजनीति के अंदर हर कोई कोशिश तो करता है, लेकिन जी। इन्होंने हदें ही पार कर दी हुँ, और उसका जवाब जनता ने दे दिया। हुँ। क्या लगता है उम्मीदवार जी, कैलाश चौधरी इस बार जीत नहीं पाए, 2 बार से लगातार सांसद हैं, मगर इस बार वो सेकंड पोजीशन पर भी अपनी बढ़त नहीं बना पाए, थर्ड लेवल पर वो खिसक गए, क्या वजह मानते हैं? देखिए, कैलाश चौधरी जी केंद्र में मंत्री थे, लोगों के बीच में बिल्कुल। टाइम नहीं दे पाए और हुँ, लोगों की आशा और अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर हुँ, पाए। विशेषकर वो जो महकमा था किसानों का हुँ, तो किसानों के लिए कुछ खास कर हुँ, नहीं पाए और विशेषकर किसानों का जो फसल बीमा क्लेम था, हुँ, वो भी पूरा नहीं दिला पाए। कंपनियाँ के लोगों ने बहुत बदमाशी की और मिली-भगती के कारण किसानों का क्लेम कंपनियाँ खा गई और उस वजह से किसानों के अंदर गहरी नाराज़गी थी और बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों के लिए जो वादे करके आए थे, हुँ, वो वादे एक भी पूरा नहीं हुआ। जैसे जी। बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का बार-बार दोहराते रहे कि सिविल एयरपोर्ट बनवाएँगे, जैसलमेर बाड़मेर होते हुए गुजरात तक सीधी रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। हुँ, इस प्रकार कई ऐसे वादे थे जो पूरा नहीं कर पाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने ये पहले से इनके मंत्री वर्ग सभी बोलते थे कि जी। घर-घर तक पानी बिल्कुल। पहुँचाएँगे, जल पहुँचाएँगे, हुँ, लेकिन वो भी नहीं पहुँचा पाए और हुँ, कुछ जगह नल तो लगा दिए, हुँ। लेकिन जल का कोई अता जल पता नहीं था। उम्मीदवार इस जी। प्रकार कई ऐसी चीज़ें थी जो लोगों में गहरी नाराज़गी हुँ। थी। उम्मीदवार जी, आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, मगर आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पानी भी जल्दी से नहीं पहुँच पा रहा है, मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा अब अगर आपके चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आपको याद हो, ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि एकदम थार के अंदर स्कूल बने हुए हैं, द झोपड़ी के अंदर स्कूल चल रहे हैं, दरी पट्टी नहीं है, पानी लोगों को वहाँ पर मुहैया नहीं है। तो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर ये मूलभूत सुविधा है, अब आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हम प्रयास करेंगे पूरा जैसे लंबे समय से हमारी लंबित मांग है कि इधर जो पश्चिम राजस्थान कैनाल परियोजना जी। जो लंबे समय हुँ, से लंबित है हुँ, और गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो समझौता हुआ जल हुँ। संतो राजस्थान के हिस्से का पानी अभी तक नहीं आ नहीं पाया है। आया। हुँ, इसके लिए हम मजबूती से पैरवी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बार-बार उनको याद दिलाएँ हुँ, क्योंकि हम अभी सत्ता के अंदर तो नहीं है, हुँ, लेकिन विपक्ष में है, तो विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएँगे और हुँ। अपना काम करवाएँगे। उम्मीदवार जी, राजस्थान से 4 मंत्री इस बार सेंटर में हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, और उन चारों मंत्रियों के जो विभाग है, उनके जो काम है, वो आपके क्षेत्र में पेंडिंग है। कैसे पूरा करवाएँगे? क्योंकि आप अपोज़िशन में हैं अब। देखिए, उनसे कहेंगे काम तो जनता का करना ही हुँ, पड़ेगा। अपोज़िशन के वालों के काम होते नहीं है या हुँ, करेंगे नहीं, ऐसा तो लोकतंत्र में हुँ, चलता नहीं है बिल्कुल। और सरकार बनने के बाद में वो सरकार सबकी होती है, पूरी जनता की होती है। हुँ। तो काम करवाना उनका फ़र्ज़ है और याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। रविंद्र सिंह भाटी का ज़िक्र करना चाहूँगी, आपके प्रतिद्वंदी थे, अच्छी टक्कर दी उन्होंने आपको, अब उनका राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हो और क्या सलाह देना चाहेंगे एक सीनियर लीडर होने के नाते? देखिए, वो खुद राजनीति करते हैं और हम किसी को सलाह नहीं देते हैं। जो अपना उनको ठीक लगेगा वैसा हुँ, करेंगे, लेकिन वो जो जनता को ठीक लगेगा वही जनता करेगी और जनता ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है जो जातिवाद का ज़हर घोलते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए हुँ, जनता को गुमराह करते हैं। गुमराह करने वाले लोग लंबे नहीं चलते। हुँ। आप खुद एक पुलिस वाले रह चुके हैं, अब आप सांसद बनकर दिल्ली पहुँच रहे हैं, पहले आप मंत्रियों को सलाम किया करते थे, अब पुलिस वाले आपको सलाम करेंगे, कैसी फीलिंग है? भाई हैं पुलिस वाले हमारे, भाइयों के साथ में भाई की तरह रहेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उनका हुँ, समाधान करेंगे हुँ, और ऐसा हम तो भी समझ जो फ़र्क है ना ऊपर हुँ, ऊँच-नीच का छोटे बड़े का, हुँ, वो इतना आज के ज़माने में नहीं चलता। पहले में बहुत ज़्यादा होता था और अब यूरोपियन कल्चर अपने हुँ, यहाँ आने लग गया है। वहाँ हुँ, आदमी के अंदर भेद नहीं होता है, हुँ, सब बराबर है। तो और वैसे ही हमारे संविधान में भी सबको समानता का अधिकार है, एक दृष्टि से देखा जाता है। तो हम भी
चाहे कितना भी सामान्य व्यक्ति हो या बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसमें उसके व्यक्तित्व में और उसके देखने के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। उम्मीदवार राम जी, चुनावों के दौरान एक बात सामने आई कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने आपके क्षेत्र में आपका साथ ना दे करके दूसरे जो प्रत्याशी थे उनका साथ दिया। आप दिल्ली जाकर आए हैं, नेताओं से मुलाकात की है, क्या इन लोगों की शिकायत दी है आपने? कार्रवाई होगी इनके ऊपर? नहीं, जो नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और आगे होती रहेगी। बाकी सब ने मिलकर साथ दिया। एक-एक आदमी ने, एक-एक कार्यकर्ता और एक-एक नेता, जनप्रतिनिधि सब ने मिलकर इस चुनाव को मिशन की तरह लड़ा, तभी हम सक्सेस हुए हैं। बाकी अब चुनाव के अंदर छोटा-मोटा मनमुटाव कहीं चलता रहता है, तो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे, समझाएँगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। हनुमान बेनीवाल आपके बड़े भाई जैसे हैं, जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं, मगर इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको पता ही होगा इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, मगर अब लास्ट मोमेंट पे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया इंडिया गठबंधन को। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी राजनीति करने की तरीका अलग है और वो उनके निजी विचार हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे जी कि जिस किसी के साथ में रहते हैं तो विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे के ऊपर खरा उतरना चाहिए। बात हुई थी आपके हनुमान बेनीवाल जी से जब आपने जीत दर्ज की बधाई दी उन्होंने फ़ोन करके? बिल्कुल, पहले तो बहुत बात हुई थी और उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिला, भागा-दौड़ी में ऐसे ही रहे। अभी अभी तो साथ में ही हैं, दिल्ली आएँगे, मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, उम्मीदवार राम जी, एक चीज़ और पूछनी थी। आपको याद ही होगा चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आपकी पार्टी के सीनियर नेता, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया था चुनावी प्रचार प्रसार में, और उसके बाद हुआ यूं कि उन्हें खुद को सफाई तक देनी पड़ी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जब तक कोई हकीकत सामने नहीं आती है, तब तक कोई कहना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सभी लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए मजबूती से चुनाव लड़ा, तभी इस परिणाम के तक पहुँचे। उम्मीदवार राम बेनीवाल अब अपने क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के लिए वो कौन से काम है जो प्रायोरिटी पर करेंगे और लोकसभा में उसके हक के लिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला तो माही डैम का पानी है, जो पश्चिम राजस्थान के लोगों के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे। उसके साथ-साथ में एजुकेशन के सेक्टर में जो बड़े शहरों के अंदर जो सुविधाएँ हैं, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्मार्ट एजुकेशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम वगैरह, उसके माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारने का बेटर प्रयास करेंगे और मूलभूत सुविधाएँ, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सबका पूरा लोगों का ख्याल रखते हुए मैक्सिमम जो लोगों के लिए करा सकते हैं वो करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेंगे। नई रेलवे लाइन का जो लंबित है मामला, लंबे बड़े समय से, जो बॉर्डर के सिक्योरिटी के हिसाब से भी और आर्मी के हिसाब से भी, सुरक्षा दृष्टि से और ट्रांसपोर्टेशन के सभी दृष्टि से पूरे पश्चिम राजस्थान के विकास के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात सीधा रेलवे लाइन से जोड़ना, ये प्रमुखता से मुद्दे रहेंगे। और नए उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित नए उद्योग पश्चिम राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में कैसे लगे। कपड़ा उद्योग जो आज उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके सुधार कैसे हो। पॉल्यूशन जो कंट्रोल के माध्यम से एनजीटी का जो डंडा हमेशा कपड़ा उद्योगों के ऊपर रहता है। गंदे पानी की समस्या है, जो जोधपुर का पानी, बालोतरा का पानी और पाली का गंदा पानी जो किसानों के खेतों में आता है, उसका भी स्थायी निवारण करना, ये प्रमुखता से मुद्दे रहेंगे। इसके साथ साथ हर किसी शोषित, दलित, पीड़ित, 36 कौम के लोगों को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आगे की पंक्ति में उनके साथ खड़े मिलेंगे। उम्मीदवार राम जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब उम्मीदवार राम बेनीवाल से उम्मीद की जा सकती है कि थार में जो अभी तस्वीरें वायरल हुई, जो वीडियोस वायरल हुई कि बच्चे एक झोपड़ी में भरी गर्मी में, भरी दोपहर में पढ़ने को मजबूर है, वहाँ पर एक दरी पट्टी तक नहीं है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस वापस कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी? हमारा प्रयास रहेगा। कुछ जगह आपकी बात सही है कि कई जगह ज़मीनों के विवाद की वजह से आपसी समझौता नहीं हुआ है, कि कोई विवाद, छोटे मोटे विवाद के कारण स्कूलों के भवन नहीं बने हैं, तो उनका सरकारी प्रयास स्कूल रहेगा। के वीडियोस हाँ, सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे गांव की स्कूल थी, एक बबूल की पेड़ के नीचे, वो 20 साल स्कूल चली, और जब 2014 के अंदर मेरी वाइफ सरपंच बनी, तब मैंने सबसे पहले उस स्कूल का जो आपसी विवाद था, उस विवाद को मिल बैठ के उसको सुलझा कर उस स्कूल की बिल्डिंग बनाई। वैसी आज भी कई स्कूलें हैं जिसकी बिल्डिंगें अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़मीनें नहीं है। अगर ज़मीन है तो उनका विवाद है आपसी, जो पैमाइश का वगैरह, उन सभी विवादों का समाधान करके जो भी स्कूलों की कमी है भवन की, उसको बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल के अंदर ऐसी कोई स्कूल नहीं बचे जिसके पढ़ने के लिए पक्का भवन नहीं हो।